अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है, ये सेकंड टॉपिक है हमारे पॉलिटिकल साइंस मेजर का। जो पॉलिटिकल साइंस मेजर फोर्थ सेमेस्टर में आपका है, या जो आपका माइनर है कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो इससे पहले हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था, दैट वाज मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और आज का दूसरा हमारा टॉपिक है, लेक्चर 2 है, फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही हमारी चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं या आप मेंबरशिप ले लेते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आपके मेजर 1, 2 एंड 3 है पॉलिटिकल साइंस के। तो साथ ही अगर आप और सब्जेक्ट्स के भी आपको स्टडी मटेरियल के नोट चाहिए, तो उसके लिए भी आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे साथ जो है आप कम्युनिकेट करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इंपॉर्टेंट फीचर्स, या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जो एंशियंट इंडियन राइटर्स है, दे वर कंसर्न्ड मोर ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड वेदांता देन ऑन मेयर पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कि जो एंशियंट इंडियन राइटर्स थे, लाइक हम कौटिल्य की बात करें, मन्नू की बात करें, या और भी बहुत सारे एंशियंट राइटर्स है, वो ज़्यादा फोकस करते थे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत, यानी जो गॉड, अल्लाह और या हम कहेंगे इंसान या गॉड और ह्यूमन बीइंग के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो वो ज़्यादा फोकस करते थे उसी के ऊपर, नॉट ओनली पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दे मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। वो रिलीजन और पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जो रिलीजन है या जो पॉलिटिक्स है, एक ही चीज होता है, क्योंकि जो रूलर होता है ये गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको हम डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी बोलते थे। दे वर कंसर्न्ड विद द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड कंसिडर पॉलिटिक्स एज अ पार्ट ऑफ होल लाइफ। वो उनका कहना था कि जो पॉलिटिक्स है ये पूरी जिंदगी का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ होल लाइफ, यानी हमारी जिंदगी में सुबह से लेके शाम तक, या हम कहेंगे पूरी लाइफ के अंदर पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अरबिंदो घोष जो है, ये एक मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है। तो इसने कहा था कि जो एंशियंट पॉलिटिकल थॉट था, उसमें स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट था, वो बहुत ज़्यादा जो था डोमिनेंट था। दैट इज़ वाई जो एंशियंट पॉलिटिकल थॉट था, उसमें जो राज्य शास्त्र हम बोलते थे, यानी साइंस ऑफ स्टेट, या डंडा नीति, साइंस ऑफ फोर्स, राज्य धर्मा, एथिक्स ऑफ स्टेट, क्षत्रिया विद्या, साइंस ऑफ रूलरशिप, निप्रा निप्रा शास्त्रा यानी साइंस ऑफ किंग। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको, जब आप एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ते हैं, तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है। यानी आजकल हम साइंस ऑफ स्टेट बोलते हैं तो उसको राज्य शास्त्रा बोलते थे। आजकल हम साइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं तो उसको डंडा नीति कहते थे। आजकल हम एथिक्स ऑफ स्टेट की बात करते हो, राज्य धर्मा इसके लिए टर्म यूज होती थी। या साइंस ऑफ रूलरशिप, उसके लिए क्षत्रिया विद्या का वर्ड यूज होता था। या साइंस ऑफ किंग्स, तो इसका निरप्पा निरप्पा शास्त्रा। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको समझनी है। तो व्हाट आर द मेन फीचर्स, हम डायरेक्टली फीचर्स पे आते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो एंशिएंट इंडियन थॉट का है, दैट इज होल लाइफ। यानी अगर हम वाइल एंशिएंट ग्रीक्स वर कंसर्न्ड विद द रिलेशन बिटवीन सिटी स्टेट एंड मैन, एंशिएंट इंडियंस वर कंसर्न्ड विद द रिलेशन बिटवीन द मैन एंड यूनिवर्स। अगर हम ग्रीक पॉलिटिकल थॉट की बात करें, तो वहाँ पे जो सिटी स्टेट का कंसेप्ट था, वहाँ पे रिलेशन बिटवीन मैन एंड स्टेट को डिस्कस किया गया था। लेकिन अगर हम एंशिएंट इंडियन थॉट की बात करें, तो यहाँ पे मैन एंड यूनिवर्स की बात होती है, कि इस यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में एक इंसान का रिलेशनशिप क्या है, इसका रोल क्या है। इंडियन थॉट इज नॉट ओनली कंसर्न विद अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बट विद टोटलिटी। जो इंडियन थॉट था, ये सिर्फ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को नहीं देखता था। जैसे आज का हम कहते हैं पॉलिटिक्स एक फील्ड है, एक एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, लेकिन इनका कहना था कि पूरी लाइफ है। सो इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स बिकेम अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड रिलीजन, पॉलिटिक्स लोगों का लाइफ, लोगों की लाइफ और लोगों का रिलीजन जो है, इसका हिस्सा बन गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो होल लाइफ थी एक इंसान की, उसमें पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल था।
सेकंड इज रिलीजन एंड एथिक्स, कि जो रिलीजन और एथिक्स है, एंशंट पॉलिटिकल थॉट की हम बात करें तो रिलीजन और एथिक्स को अलग अलग वो नहीं मानते थे। उनका कहना था रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वेंट टुगेदर, बोथ आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। यानी दो जो प्रीस्ट्स होते हैं या जो किंग्स होते हैं वो दोनों मिलकर काम करते थे। जो किंग और प्रीस्ट्स होते थे चर्च के पॉप, हम चर्च हम कहेंगे, या जो हम कहेंगे उस टाइम जो हमारे पुरोहित थे, जो पंडित होते थे गुरु इन टेम्पल्स के अंदर, उनमें और किंग और वो मिलकर काम करते थे। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वर्क टुगेदर एंड वर नेवर एट क्रॉस पर्पस। देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरमिंगलिंग ऑफ थियोलॉजी एंड पॉलिटी। यानी जो रिलीजन था, रिलीजन में सिखाया जाता था कि पॉलिटिक्स एक इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इंसान की जो ड्यूटी है, इंसान की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अगर हम देखें पॉलिटिकल साइंस जो था उसमें एक इम्पॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान की थी कि उसको पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है पार्टिसिपेट करना था। यानी कोई भी अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर नहीं रख सकता था। और इसको हम कहते हैं राजधर्मा। राजधर्मा का मतलब कि ये एक इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका जिम्मेदारी है कि वो अपने किंग, अपने रूलर को फॉलो करे। थर्ड वाज कंजर्वेटिव एटीट्यूड। Hindu political thought was often conservative. It justified caste system and inferior rank of Shudras. The ancient political thinkers were unprogressive and not prepared to accept any dynamic change. तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो एंशियंट थॉट में हमें मिलती है वो है कि एक कंजर्वेटिव था। कंजर्वेटिव इन द सेंस कि जो कास्ट सिस्टम था वो वहाँ पे प्रिविलेंट था। जो ब्राह्मण्स थे, जो टॉप लेयर माना जाता था कास्ट का, उनको ही राइट था रूल करने का। और जो शूद्रास थे, जिनको हम आजकल अनटचेबल्स कहते हैं, उनको सोसाइटी में इंफीरियर स्टेटस दिया जाता था। और इस तरह से जो चेंज होनी है उस चेंज को वो नहीं मानते थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये रूल करने का हक एक पर्टिकुलर ग्रुप को है, यानी ब्राह्मण्स को ही रूल करने का हक है और शूद्रास को रूल करने का हक नहीं है, क्योंकि वो जो है ब्रह्मा के पांव से बने हैं। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। इन द political thought of ancient India, there is any clear distinction between state and society. The society was regarded as a political, religious, economic, and military organization. The political aspect not considered separately, hence the state and government were used interchangeably. यानी सोसाइटी और स्टेट दो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में इनको दो अलग अलग एलिमेंट्स नहीं मानते थे। इनफैक्ट वो कहते थे कि जो सोसाइटी होती है ये पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये नहीं है कि हम आजकल कहते हैं कि ये स्टेट का काम है कि वो हमारा डिफेंस करेगा, वो हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करेगा, वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। सोसाइटी तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उस ज़माने में सोसाइटी के ऊपर ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। सोसाइटी को कहते थे ये पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। हम स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि सोसाइटी और स्टेट में कोई फ़र्क नहीं होता। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिस। The ancient Indian political thought was more an art of government rather than a theory of the state. कि जो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट था ये आज के पॉलिटिकल साइंस की तरफ सिर्फ थ्योरी नहीं था, बल्कि ये ज़्यादा प्रैक्टिस पे, आर्ट ऑफ गवर्नमेंट था। यानी ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था, यानी ये पॉलिटिक्स होती थी। जो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट था उसमें पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस को सेपरेट नहीं किया गया था। The ancient Indian thought was confined to the practical problems faced by the monarch, whereas the Western political thought was concerned with the theory of the state. अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो वहाँ पर हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टेट के एलिमेंट्स क्या है, स्टेट का ओरिजिन क्या हुआ, स्टेट की फंक्शन क्या है। लेकिन जो एंशिएंट इंडियन थॉट है वहाँ पर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लोग, किंग, मोनार्क, रूलर फेस करता था, उनको वहाँ पे डिस्कस किया जाता था। इसीलिए अगर हम कौटिल्य की अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वो रूलर्स के बारे में बात करता है कि रूलर को कैसा होना चाहिए, उसको कैसे रूल करना चाहिए, उसको कैसे जो है गवर्न करना चाहिए लोगों को। देन नंबर 6 इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। The centralization of authority in state was another feature of ancient Indian polity. The functions and the activities of state in ancient India covered almost all aspects of life. Villages came under the royal offices, all ships were owned by the state, gambling was regulated and licenses were issued by the state. यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कि स्टेट के पास सारे अथॉरिटी होती थी, स्टेट के पास सारा पावर होता था।
यानी वन सेंटर ऑफ अथॉरिटी जो होता था वो पूरी एम्पायर को कंट्रोल करता था, गवर्न करता था। जैसे हम देखते हैं कि जो अशोका था, ये पूरे हिंदुस्तान को, या हम कहेंगे पूरे बरसगीर को एक जगह से ही रूल करता था। या बाद में अगर अकबर की हम बात करें कि वो पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक ही रूलर था, एक ही किंग था। तो जितने भी लोगों के लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, चाहे वो रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, उसको सेंट्रल ही स्टेट ही कंट्रोल करती थी। और जितने भी ऑफिसेस होते थे उनको रेगुलेट किया। इवन जो गैम्बलिंग होती थी उसको भी, उनको भी लाइसेंस देता था स्टेट। नो इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए कोई जगह वहाँ पे नहीं थी। जैसे आजकल हम लिबर्टी, फ्रीडम की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो, तो ऐसी कोई चीज़ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में नज़र नहीं आती। While individual liberty has been given maximum importance in the polity of Western importance, marginal importance has been given to in the ancient Indian polity. अगर हम वेस्टर्न थॉट की बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लिबर्टी का कंसेप्ट काफ़ी डोमिनेंट है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है लिबर्टी को, फ्रीडम को, जबकि इंडियन थॉट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। With centralization, bureaucratization, concentration of power in the hands of the king, the individual had liberty in performing of the functions of the household activities only. जैसे हम देखते हैं कि जो किंग होता था उसके पास हर किस्म के पावर्स होते थे, और इस तरह से इंडिविजुअल जो था अपने घर के अंदर आज़ाद था, काम करने के लिए उसको आज़ादी थी। ही हैड नो लिबर्टी टू इंटरफेयर इन द स्टेट एक्टिविटीज़, उसके पास किसी किस्म की आज़ादी नहीं थी कि वो स्टेट के किसी काम में दखल देता। द इंडिविजुअल हैड टू फॉलो हिज वर्ना एंड अशर्मा दरमाज, इंडिविजुअल को सिर्फ ड्यूटी परफॉर्म करनी थी। सीक्रेट डिप्लोमेसी, Indian political thought advocated power politics, cunning, and secret diplomacy. In matters of territorial expansion, ends were more important than means. There was no place for ethics in such political matters. तो सीक्रेट डिप्लोमेसी यहाँ पे होती थी कि मतलब जो पॉलिटिक्स थी ये पावर पॉलिटिक्स होती थी। अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए, अपनी एम्पायर टेरिटरी की एक्सपेंशन के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते थे। इवन वहाँ पे हम देखें कि एथिक्स वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं होता था जब आप एम्पायर की बात करें, स्टेट के ऑनर की बात करें। किंगशिप, another important feature of the ancient polity is that it was mainly concerned with the monarchy as was the most common form of government then. उस टाइम क्या होती थी, मोनार्की सिस्टम, यानी किंग वन मैन इज रूल जो था, दैट वाज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, कोई फेडरलिज्म नहीं था, कोई सेक्युलरिज्म नहीं था, बल्कि सिर्फ किंगशिप होती थी, रूल ऑफ ए किंग। द किंग वॉज कंसिडर्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिवाइन पावर। इतना ही नहीं बल्कि किंग को लोग कंसिडर करते थे, उसको माना जाता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, डिवाइन किंग होता था, यानी इसको परमात्मा ने, ऊपर वाले ने या भगवान ने बनाया है। इवन द एनफोर्समेंट ऑफ जस्टिस एंड लॉ टेंडेड टू बी ए रॉयल फंक्शन। इसी तरह अगर देखा जाए जो जस्टिस या लॉ होता था ये भी इसी के हाथ में होता था कि वो किस तरह से इसको बनाए। पॉजिटिव व्यू ऑफ द स्टेट, the ancient Indian thinkers have conceived of the state as an indispensable socio-religious institution for safeguarding interests of the people. The state has been considered as the highest good on the earth by the ancient. State को highest good मानते थे, यानी it's a march of God, जैसे हेगल ने कहा था it's a march of God on earth। ऐसी ही सिचुएशन थी कि स्टेट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था कि ये लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करती है और लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल भी करती है। The state was viewed as a concrete entity but not an abstract institution. It was to provide happy life to the people. It never looked at negative of the state. यानी यहाँ पे मानते थे कि स्टेट का काम है लोगों को हैप्पी लाइफ प्रोवाइड करना, कोई नेगेटिव थॉट इसमें नहीं था। ये पॉजिटिव व्यू थी कि स्टेट जो है ये डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, ये लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट था, इट वाज कंपैरेटिवली डेल्ट विद द सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड एथिकल मैटर्स कंसर्निंग द सिटीजन एंड स्टेट। कि जो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट था ये सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, एथिकल मैटर जो भी स्टेट और सिटीजन के रिलेशन के हवाले से थी उस चीज़ को डील करता था। सो ये आज का जो हमारा टॉपिक था इसको हमने कंक्लूड कर दिया। अगर यहाँ पे आपको कोई और कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है, जो आपका बनाया हुआ है वहाँ पे शेयर करें और हम आपको वेलकम करेंगे अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।